नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं निबंध और निबंध लेखन की। इस अतिरिक्त व्याख्यान में हमारा ये प्रयास होगा कि आप इस व्याख्यान को देखने के बाद ये समझ सकें कि निबंध क्या है, निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके कौन कौन से अंग हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं और निबंध लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि निबंध है क्या। सबसे पहले इसी प्रश्न पर विचार करते हैं। संस्कृत के एक प्रमुख विद्वान हुए हैं, आचार्य हुए हैं। उन्होंने एक ग्रंथ में ये लिखा है कि गद्यम कवीनाम निक्षम वदंती, अर्थात गद्य जो होता है वो कवियों के लिए एक तरह से कसौटी है। गद्य को कवियों का कसौटी कहा जाता है। गद्य लिखना काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। वो उसमें भाषा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भाषा उसमें बड़ी ही सुव्यवस्थित और व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिहीन रखना पड़ता है। तो इसीलिए संभवतः आचार्य वामन ने कहा था कि लेखन में गद्य जो है वो कसौटी है। उसके आधार पर ही हम किसी कवि या लेखक के लेखन को महत्वपूर्ण मान सकते हैं या जांच परख सकते हैं कि वो किस कोटि का है। प्रिय छात्रों, निबंध जो है वो एक आधुनिक विधा है और फ्रांस देश का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पर एक बड़े लेखक हुए थे, उनका नाम था मोंतेन। और मोंतेन 1533 ईस्वी से 1592 ईस्वी के बीच हुए थे। उन्होंने एक विधा में, एक छोटी सी विधा में लिखना शुरू किया था 16वीं शताब्दी में, और उसे उन्होंने ऐसे नाम दिया था, जो अपनी भाषा में उन्होंने ऐसे ही कहा था उसे। और जिसका अर्थ उन्होंने ये बतलाया कि इसका अर्थ होता है प्रयास। तो प्रयास, कोई ऐसी कोशिश करना, प्रयास करना, स्वच्छंद होकर के प्रयास करना जो कोई बंधी बंधाई रीति से ना हो, तो उसे उन्होंने ऐसे नाम दिया था। आगे चल करके अंग्रेजी भाषा के जो विद्वान हुए, बेकन, अब्राहम काउली, एडिसन, चार्ल्स लैम, मैथ्यू अर्नॉल्ड, रस्किन, कार्लाइल, इन्होंने भी इस विधा में हाथ आजमाया और इसे ऊंचाई तक पहुंचाया। अगर हिंदी भाषा और साहित्य की दृष्टि से इसे देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने एक टिप्पणी की है कि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उन्होंने कहा यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो जो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। गद्य की सभी विधाओं में निबंध जो है वो एक ऐसी विधा है कि उसमें भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग जब तक हम नहीं करेंगे तो तब तक वो निबंध के वास्तविक स्वरूप को नहीं पा सकता है। और जो विधाएं हैं उसमें आप भाषा में थोड़ा बहुत ढीलापन या शिथिलता का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन निबंध में तो भाषा बहुत ही कसी होनी चाहिए और वो विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जितनी भी गद्य विधाएं हैं उनमें निबंध जो है वो कसौटी है, वो एक तरह का पैमाना है। वो ये बतलाती है कि इस लेखक को भाषा ठीक से लिखनी आती है या नहीं। और भाषा का पूर्ण विकास भी हमें निबंधों में ही देखने को मिलता है। आगे चल करके उन्होंने ये बतलाया कि निबंध 3 प्रकार के होते हैं, उनकी शैलियाँ हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी निबंध को एक महत्वपूर्ण विधा माना है और उसे गद्य की कसौटी कहा है। कुछ लक्षण भी उन्होंने बतलाया। लक्षण ये बतलाया कि निबंध में जो है वो व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विशेषता बहुत प्रमुख चीज़ है। व्यक्तित्व जरूर आता है। जैसा लेखक होगा, उसकी शिक्षा, उसका संस्कार, उसकी भाषा की पकड़, उसी अनुरूप वो निबंध आपको अलग दिखाई पड़ेगा। उसमें उस शैली का प्रभाव, उस व्यक्तित्व का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि उन्होंने निबंध की परिभाषा करते हुए एक टिप्पणी की है कि जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हो, वो निबंध है। मतलब इसमें यह छूट नहीं है कि आप मनमाने ढंग से एक ही बात को 5-5 बार कहते फिरें, या विचारों में या जो बातें आप कह रहे हैं उनमें कोई क्रमबद्धता ना हो। निबंध जो है वो बहुत ही संतुलित भाषा में और क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है।
उसमें बार बार एक ही वाक्य, एक ही शब्द को दोहरा करके, अक्सर हम परीक्षाओं में कॉपियाँ देखते हैं छात्रों की, तो वो निबंध के नाम पर एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं, एक ही सेंटेंस को, एक ही वाक्य को कई कई बार दोहराते हैं और कहते हैं हमने निबंध लिख दिया या हमें कम अंक प्राप्त हुए हैं। कम अंक प्राप्त होने का कारण ये है कि आप निबंध की जो मूल भावना है उसको समझ ही नहीं रहे हैं, उसकी जो मूल प्रक्रिया है उसे नहीं समझ रहे हैं। आप तो केवल कागज़ों को भरना समझते हैं कि आपने निबंध लिख दिया है। ऐसा नहीं है। निबंध जो है वो बहुत ही व्यवस्थित, उसमें एक भी शब्द अनावश्यक नहीं होना चाहिए, एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं होनी चाहिए, और बात पूरी होनी चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, ठाकुर जगन मोहन सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, ये हिंदी के कुछ प्रमुख निबंधकार हैं जिनके नाम नहीं गिनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कम महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, और भी ये लंबी सूची है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रमुख निबंधकारों के नाम आपके सामने रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि निबंध में संक्षिप्तता और शैली में निजीपन, व्यक्तित्व का प्रभाव, और साथ ही साथ भाषा का कसाव, ये तीनों चीज़ें ही बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। और तो इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए कि निबंध संक्षिप्त होता है, भाषा उसकी बड़ी व्यवस्थित होती है, साथ ही साथ उसमें क्रमबद्धता होती है, और उस लेखक की जो लिख रहा है उसकी जो अपने व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, उसका जो शिक्षा है, संस्कार है, विचार है, अध्ययन है, शोध है, उसकी छाप भी उस निबंध में देखने को मिलती है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है कि निबंध प्रमुखतया 3 प्रकार का होता है, विचारात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक। लेकिन विषय की दृष्टि से देखें, शैली की दृष्टि से देखें, और अनुभूति की दृष्टि से देखें, भाषा के प्रभाव की दृष्टि से देखें, तो निबंधों के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। वो केवल 3 ही प्रकार के नहीं हैं, अनेक प्रकार के निबंध देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से अगर इन सभी निबंधों की सभी प्रकार की शैलियों को मिला दिया जाए तो वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के बनते हैं। पहला है विचारात्मक निबंध। अक्सर परीक्षार्थी और छात्र, विद्यार्थी जो है वो इन शब्दों को तो सुनते हैं, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, लेकिन इसका क्या अभिप्राय है वो इसे ठीक से समझते नहीं हैं। तो हमें समझना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो आप देखिए, इसमें होती है चिंतन की प्रधानता, किसी स्थिति या समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण। कोई विषय होता है, उस विषय का चिंतन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में तर्क दिया जाता है, तथ्य प्रस्तुत किया जाता है, और वो जो है विचारात्मक निबंध कहलाता है। जैसे देखिए आप, ये जनसंख्या वृद्धि है, तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें चिंतन मनन भी करना है, तथ्य प्रस्तुत करके और फिर चिंतन मनन करना है। श्रद्धा और भक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है, उसमें श्रद्धा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। दहेज प्रथा पे आप निबंध लिखते हैं, ये भी विचारात्मक निबंध है। विचार व्यक्त करते हैं कि दहेज प्रथा जो है वो उचित है, अनुचित है, उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, उपाय क्या क्या हैं। तो विचार करते हैं, बुद्धि लगाते हैं। जहाँ बुद्धि की प्रधानता होती है और उसे विचार करके कोई एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, वो विचारात्मक निबंध है। इसकी भाषा जो होती है वो गंभीर होती है, सामासिक शैली की रीति की होती है। व्यास शैली का प्रयोग इसमें कम से कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयोग होता है, पर सामासिक, हर शब्द हर वाक्य बहुत गठा हुआ होता है। अनावश्यक इसमें बातें नहीं रखी जाती हैं, तथ्य ज़्यादा रखे जाते हैं, उदाहरण जो रखे जाते हैं वो तथ्यात्मक होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो भावात्मक निबंध है, प्रिय छात्रों, ये नोट्स में कहीं कहीं टाइपिंग की अशुद्धियाँ हैं, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। जैसे संख्या शब्द इसमें लिखा हुआ तो खा 2 बार छप गया है, तो उसको आप उपेक्षित कीजिएगा, उस पर उसको सही समझ करके देख लीजिएगा। ये टाइप करने की त्रुटियां हैं।
भावात्मक निबंध, दूसरी श्रेणी के निबंध होते हैं भावात्मक। इसमें बुद्धि और चिंतन की अपेक्षा भावना भावुकता ज़्यादा प्रबल होती है। जिसे किसी कविता की आप समीक्षा कर रहे हैं या किसी साहित्यकार के बारे में लिख रहे हैं, या प्रातःकाल आप सूरज को देखा आपने, आप भावुक हो गए, आप उसकी किरणों को देखे, आप भावुक हो गए, आप समुद्र के किनारे हैं, समुद्र को आपने अपने हृदय में बसाया और उसका वर्णन करना शुरू किया, तो उसमें एक भावुकता आ जाती है। और धारा की तरह इसमें भाषा चलती है। भाषा जो होती है वो काव्यात्मक होती है, तरह तरह के उपमाएं, तरह तरह के रूपक दिए जाते हैं। तो धारा, एक तो धारा शैली होती है इसमें, एक तरंग शैली है, एक विक्षेप शैली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन तीनों शैलियों का जिक्र किया है। तो धारा शैली कैसी है? जैसे कोई नदी बह रही हो, उसकी धारा एक के बाद एक के बाद बड़ी तीव्रता के साथ नई नई धारा बहती चली जा रही है। सरदार पूर्ण सिंह का आपने पढ़ा होगा आचरण की सभ्यता, या जो कक्षा 11 में है वो पढ़ेंगे आचरण की सभ्यता, तो उसमें इसी प्रकार की शैली देखने को मिलती है। बड़ी भावुकता के साथ लेखक जो है वो धारा प्रवाह कुछ ना कुछ बोलता चल रहा है, समझाता चल रहा है, और उसमें सोचने के बजाय हृदय जो है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तरंग शैली जो है लहरों की तरह, कभी कोई भावना उठ करके ऊपर आ गई, कभी कोई दूसरी भावना उठ, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उनके लिखे हुए लेख पढ़ सकते हैं। विक्षेप में भावों का तारतम्य नहीं रहता है, कोई बात आई फिर दूसरी बड़ी आवेश में बात आ गई। जैसे वियोगी हरि का एक निबंध है साहित्यिक चंद्र, वो आप देख सकते हैं। प्रलाप शैली भी भावात्मक निबंध के अंतर्गत आती है। इसमें प्रलाप करते हुए से दिखाई पड़ते हैं, एक बात को बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी भावुकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर रघुवीर के शेष स्मृतियाँ जो निबंध संग्रह है वो आप देख सकते हैं इसमें। और आप लोग जब लिखते हैं तो कभी कभी मेरे सपनों का भारत, नदी की आत्मकथा, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी छूट होती है। इसमें आप काव्यात्मक ढंग से खुल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वर्णनात्मक निबंध होता है। वर्णनात्मक निबंध में क्या है कि किसी दृश्य, वस्तु, घटना, पर्व आदि का स्थानगत वर्णन करते हैं। इसमें स्थान या वो चीज़ महत्वपूर्ण होती है, समय महत्वपूर्ण नहीं होता, वो चीज़ महत्वपूर्ण होती है और उस चीज़ का आप वर्णन करते हैं। जैसे बीती हुई घटनाएं हों, कोई युद्ध हो, यात्रा हो, पौराणिक कथा हो, इतिहास हो, शिकार हो, इनका जब विवरण दिया जाता है तो वो कालगत वर्णन होता है और उसे विवरणात्मक निबंध कहा जाता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक में ये प्रमुख अंतर है कि एक में जहाँ उस वस्तु का चित्रण होता है, वहीं विवरणात्मक निबंध में काल का, समय का ध्यान रखा जाता है। जैसे बीती हुई कोई बात है, बीती कोई घटना है, युद्ध है, जब आप उसका चित्रण करते हैं तो विवरणात्मक है, उसमें विवरण देते हैं, डिटेल्स देते हैं आप। डिस्क्रिप्शन कम, डिटेल्स ज़्यादा देते हैं कि इस घटना के बाद ये हुआ, उस घटना के बाद वो हुआ, और समय का प्रवाह आगे बढ़ता है। वर्णन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन देते हैं, कोई एक चीज़ है उसके सभी अंगों का चित्रण करते हैं, वो वर्णनात्मक है। और जो विचारात्मक है उसमें क्या करते हैं, उसमें डिटेल नहीं देते हैं, आप विचार करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। भावात्मक में ना आप डिटेल देते हैं, न विचार करते हैं, न वर्णन करते हैं, बल्कि इन सब चीज़ों को मिला करके और काव्यात्मक शैली में हृदय की अनुभूतियाँ प्रकट करते हैं। एक पांचवा प्रकार माना गया है साहित्यिक निबंध का। साहित्यिक निबंध जो साहित्यिक प्रवृत्तियों पर है, साहित्यकार पर है, कविताओं पर है, कवि पर है, समाज पर, साहित्य के समाज पर है, इन पर जब कोई निबंध लिखा जाता है तो उसे साहित्यिक निबंध कहे जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये 5 प्रकार के मोटे मोटे विभाग किए गए हैं, बंटवारा किया गया है। इसके अतिरिक्त शैली के आधार पर, विषय के आधार पर, इसे ऐतिहासिक निबंध हो सकता है, राजनीतिक निबंध हो सकता है, सामाजिक निबंध हो सकता है, वैज्ञानिक निबंध हो सकता है, वाणिज्य से जुड़ा हुआ वाणिज्यिक निबंध हो सकता है, कृषि से जुड़ा हुआ कृषि संबंधी निबंध हो सकता है। तो विषयों के अनुसार निबंधों की अनेक कोटियाँ मानी गई हैं। लेकिन ये सारे निबंध अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हीं 5 खानों में कहीं ना कहीं वो सम्मिलित हो जाएंगे। उनमें ऐसी कोई अलग से विशेषता देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ इसके कि वो विषय अलग है तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया। पर मोटे तौर पर ये 5 प्रकार के निबंध देखने को हमें मिलते हैं। निबंध की विशेषताएं जो मैंने पहले ही बताया था कि एक तो उसमें व्यक्तित्व होता है, जो लिखने वाला होता है उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, संक्षिप्तता होता है,
स्वतः पूर्णता होते, छोटा सा होता है लेकिन जो बात कहनी होती है वो विषय उस निबंध में पूर्णता के ढंग से कही जाती है, आधे अधूरे ढंग से नहीं कही जाती है। उसका एक शुरुआत होती है, मध्य में विश्लेषण होता है और अंत में फिर उपसंहार होता है, तो वो पूर्ण हो जाता है। विषय छोटा होता है लेकिन वो पूर्ण होता है। रोचकता होती है उसमें, उद्देश्य होता है हर निबंध का कुछ ना कुछ, उसकी भाषा शैली पर लिखने वाले का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। एकान्विति, एकान्विति का मतलब होता है तारतम्यता होती है। ये नहीं कि पहले पैराग्राफ में अनुच्छेद में तो हम कुछ बात और कर रहे हैं और दूसरे या तीसरे में कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है निबंध में। वो निबंध एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो अनुच्छेदों में क्रमबद्धता होती है। एक बात कही, उसके फिर दूसरे भी हिस्से को पकड़ा, फिर तीसरे को, फिर आगे बढ़ते चले गए। तो ये निबंध में देखने को हमें मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं निबंधों के अंग की, कि आखिरकार ये निबंध का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है। तो निबंध में मुख्य रूप से अगर आप देखें तो निबंध में 4 हिस्से होते हैं। एक है भूमिका, दूसरी है विषय वस्तु, तीसरा विषय विस्तार और चौथा है उपसंहार। 4 हिस्सों में निबंध होता है। जिसे हम भूमिका कहते हैं उसे ही प्रस्तावना कहा जाता है, उसी को विषय प्रवेश कहा जाता है। और किसी भी निबंध को आकर्षक और रोचक बनाने में भूमिका का बड़ा महत्व है। अगर भूमिका ठीक नहीं है तो वो पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, और जब अगर प्रेरित नहीं करेगा वो निबंध, तो वो पहली 4 लाइनें पढ़ करके, 4 पंक्तियां पढ़ करके वो निबंध को छोड़ देगा। तो भूमिका प्रभावशाली होनी चाहिए। वो ऐसी बातों से शुरू होनी चाहिए, जैसे किसी सूक्ति से आप शुरू कर सकते हैं। कोई अच्छी पंक्ति है, मान लीजिए राष्ट्र प्रेम पर आप निबंध लिख रहे हैं, तो आप जो है वो किसी महान कवि की कोई लोकप्रिय पंक्तियां रख सकते हैं जो सीधे पाठक को आकर्षित करें। या फिर कोई समस्या का प्रतिपादन करें। शुरू पहला ही वाक्य किसी समस्या में प्रश्न पूछा गया हो कि क्या आप जानते हैं कि ये चीज़ ऐसे से ऐसे क्यों हुई है। अब जैसे ही ये क्यों प्रश्न आया, वैसे ही आपके मन में जिज्ञासा जागृत हो गई, सोचा कि चलो अच्छा इसका उत्तर देखते हैं। या कोई उसका दृश्य चित्रित कीजिए, पर्यावरण का चित्रण कीजिए, उस विषय का कुछ ऐसा रूप बांधिए कि व्यक्ति उसको पढ़ने के बाद आगे जानने के लिए उत्सुक हो जाए, आगे क्या लिखा होगा जब शुरुआत इतनी अच्छी की है तो। या किसी मुहावरे से प्रयोग में लाइए, या विषय का महत्व तो दिखा करके बताइए कि ये महत्व जिस पर मैं निबंध लिखने जा रहा हूँ वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या समस्या है आज की जिस पर मैं ये निबंध लिखने जा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो पाठक को तुरंत आकर्षित करे। और भूमिका जो है वो एक पैराग्राफ की होनी चाहिए लगभग, और उसी एक पैराग्राफ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो पाठक को तुरंत अपनी ओर खींच ले और आगे पढ़ने के लिए विवश कर दे। प्रस्तावना होनी चाहिए, एक तरह से ये जमीन तैयार करती है कि आगे चल के निबंध कैसा होगा। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जब आप भूमिका बांध देते हैं, अर्थात निबंध की शुरुआत कर देते हैं, तो उसके बाद जो आता है वो विषय। अब मुख्य विषय आया है जिस पर आपको चर्चा करनी है। मुख्य विषय जो है वो निबंध का एक तरह से केंद्रीय तत्व है, और उसमें 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो बात आप कहें वो तथ्यात्मक हो, तथ्य मतलब फैक्ट हो, कहीं फैक्ट्स देख करके आप निबंध लिखें, फैक्ट्स को समझ करके निबंध लिखें। ऐसे वाक्य ना हम बोलते लिखते चले जाएं उसमें कि जिनका कोई प्रमाण ही उपलब्ध ना हो। और फिर जो बात आप कहें उसको तर्क से सिद्ध करें कि आप जो बात कह रहे हैं विषय वस्तु में, वो ऐसा दूसरा पढ़ने वाला क्यों मान ले। आप कहें, आप मान लीजिए आप विषय में लिख रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आप फैक्ट अगले ही सेंटेंस में दें, फैक्ट्स दीजिए, तथ्य दीजिए कि भारत सरकार की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में इतने लोग कृषि करते हैं। अब आपने रिपोर्ट का जिक्र कर दिया, उनकी संख्या का जिक्र कर दिया, तो तुरंत वो तथ्यात्मक हो गया।
सही हो गया कि हाँ वास्तव में भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब उसके बाद फिर आप आगे उसे बढ़ाते हैं कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसानों की दशा अभी ठीक नहीं है, उनको और ऊंचा उठना है। ये अब आप आर्गुमेंट करना शुरू करते हैं, उसका विश्लेषण करना शुरू करते हैं। तो अब आप ऐसा तर्क दीजिए कि आप बताइए कैसे नहीं उनकी दशा अच्छी है, कैसे उन्हें ऊपर उठाना है। फिर आप उपाय बतलाएंगे, तर्क देंगे। उन उपायों और तर्कों के आधार पर पाठक जो है वो अपनी एक राय कायम करेगा कि वास्तव में इन्होंने जो बातें कही हैं वो तथ्यों से पूर्ण है और साथ ही साथ उस बात को इन्होंने ठीक ढंग से रखा भी है। एक बात का और ध्यान रखना है इस अंग में, विषय वस्तु वाले अंग में, कि प्रत्येक विषय वस्तु जो है मुख्यतः 4-5 तीन, वैसे तो अच्छी तो 3 पैराग्राफ माना जाता है, लेकिन 5-6 पैराग्राफ तक ला सकते हैं आप। उस 5-6 अनुच्छेद में ये ध्यान रखना है कि हमें उसके भी उपखंड कर लेने हैं। एक विषय है, मान लीजिए आप दहेज प्रथा पे लिख रहे हैं या पर्यावरण पर लिख रहे हैं या प्रदूषण पर लिख रहे हैं या साहित्यकार पर लिख रहे हैं, ये तो मुख्य विषय हो गया। अब इसके पहले ही मन मस्तिष्क में 4-5 या 3-4 हिस्से बना लीजिए कि पहले पैराग्राफ में मैं उसकी ये विशेषता बतलाऊंगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, और वो सारे पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। तो विषय का भी एक विभाजन कर लीजिए और उस विभाजन के आधार पर 3-4 पैराग्राफ बना लीजिए और उन 3-4 पैराग्राफ में एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए आगे बढ़िए। इसे कहते हैं विषय विस्तार। जो आप विषय को 4-5 हिस्सों में बांट करके उसको विस्तार देते हैं, एक में आपने, मान लीजिए आपने किसी साहित्यकार के बारे में चर्चा की, तो मान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ही आप निबंध लिख रहे हैं, तो पहले पैराग्राफ में आपने उनका जीवन परिचय दे दिया, दूसरे पैराग्राफ में उनकी शिक्षा दीक्षा दे दी, तीसरे पैराग्राफ में उनकी साहित्यिक उपलब्धियां कर दी, चौथे पैराग्राफ में उनके साहित्य का मूल्यांकन कर लिया। तो एक क्रमबद्धता आ गई, एक विस्तार हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सभी पक्षों पर आपने दृष्टि डाल दी, या आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के केवल साहित्यिक पक्ष पर ही लिख रहे हैं निबंध, तो एक में उनके कवि रूप का एक पैराग्राफ में जिक्र किया, दूसरे में नाटककार रूप का, तीसरे में निबंधकार रूप का, चौथे में आपने उनके अन्य जो रचनाएं उन्होंने की हैं उसका किया, पांचवें में आपने उनकी भाषा शैली का विश्लेषण कर दिया। तो उनका समग्र मूल्यांकन उसमें विषय में आ गया, उनके सारी चीज़ें समाहित हो गई। तो ये ध्यान रखना है। बहुत से छात्र क्या करते हैं, अक्सर देखने को मिलता है, परीक्षाओं की कॉपियों में भी देखने को मिलता है कि उन्होंने एक बात शुरू की और उसी पहले पैराग्राफ में ही उन्होंने 10 वाक्यों में, 5 वाक्यों में सारी जो विशेषताएं हैं निष्कर्ष से निकाल कर रख दिया, और बागे के जो पैराग्राफ हैं, अनुच्छेद हैं, उनमें फिर उन्हीं बातों को उन्होंने बार बार दोहराया। ये लेखन सही नहीं है। आप क्रमबद्ध तरीके से एक एक बिंदु को आगे बढ़ाएं और इसी को कहा जाता है विषय विस्तार। विषय है, विषय में आपने तथ्य दिए, तर्क किए और बिंदुवार उसे आगे बढ़ाया। और फिर अंत में आता है निबंध का उपसंहार। उपसंहार शब्द का अर्थ ही होता है समेटना। संहार मतलब मारना, समेटना, उसे इकट्ठा करना। तो जो आपने अब तक कहा सुना है उसके आधार पर आप अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं छात्र कि उपसंहार में भी उन्होंने जो अब तक निबंध लिखा है उसी निबंध की कुछ कुछ पंक्तियां उठा करके, कई पंक्तियां उठा करके और फिर से उसी को दोहरा करके रख देते हैं और कह देते हैं कि हमारा उपसंहार पूरा हुआ। नहीं, कही गई बातों को आपको उपसंहार में नहीं रखना है। आपको उपसंहार में पूरे निबंध का एक पैराग्राफ में सार प्रस्तुत करना है। आपको बातें नहीं दोहरानी है, केवल ये समझाना है कि मैंने इस निबंध में इस बात की चर्चा की है और अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। तो जो कुछ भी पहले आपने कहा उसके आधार पर जो आप निष्कर्ष निकालते हैं, कोई घोषणा करते हैं कि ये साहित्यकार ऐसा है या ये इस समस्या का निदान ये हो सकता है, वो उपसंहार है।
फिर से संक्षेप में उन्हीं बातों को दोहरा देना उपसंहार नहीं कहलाता। उन बातों के आधार पर जो आप निष्कर्ष निकालते हैं वो उपसंहार है। और उपसंहार हमेशा प्रभावी होना चाहिए, असर डालने वाला होना चाहिए। वो निबंध को पढ़ने वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क को झकझोर दे, कुछ उसमें नई बात पैदा कर दे, ऐसा होना चाहिए। अगर आपने कोई स्थापना नहीं प्रस्तुत की, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, कोई आपने अपनी मान्यता नहीं प्रस्तुत की, तो फिर उस निबंध में अधूरापन रहेगा, वो निबंध इतना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। अब आइए ये देखते हैं कि आखिरकार इस निबंध को जो विधा है उसको साधा कैसे जाए, उसकी लेखन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले किसी भी विषय पर, निबंध के लिए भी ये बात लागू है और अन्य विधाओं के लिए भी, जब भी हम लिखने के बारे में सोचें तो हमें उस विषय के बारे में सोचना चाहिए जिस पर हमें लिखना है या जो हमें दिया गया है। जब हम स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो हम चयन कर सकते हैं विषय, और जब परीक्षा में बैठते हैं तो हमें विषय प्राप्त रहता है, पहले से उपलब्ध कराया गया होता है। तो उस विषय के बारे में, उसके शीर्षक के बारे में ध्यान से चिंतन मनन करें और सोचें कि इस विषय पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कितना मेरा ज्ञान है, पहले मैंने इसके बारे में कितना जान रखा है। एक मन मस्तिष्क में एक अच्छी तरह से रूपरेखा तैयार करना शुरू करें। तो पहले विषय पर ध्यान दें, हड़बड़ी न मचाएं, उसको अच्छी तरह से गंभीरता से सोचें, और सोचने के बाद फिर रूपरेखा तय करें। मन मस्तिष्क में ही रूपरेखा बनाना बहुत आवश्यक है। रूपरेखा वो एक तरह से आपके लिए रास्ते का एक निशान बन जाता है कि मुझे इस रास्ते से ऐसे आगे बढ़ना है। और अगर रूपरेखा आप नहीं बनाते हैं, मन में बनाइए, कॉपी में अगर नहीं बनाते मन में बनाइए। अगर नहीं बनाते हैं रूपरेखा तो फिर आप भटक जाएंगे, थोड़ी दूर चल करके भटक जाएंगे, सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी पगडंडी आई, आप उधर मुड़ जाएंगे और कहीं और जा पहुंचेंगे। अब अगर रूपरेखा आपने तय कर रखी है, रास्ता आपको बिल्कुल स्पष्ट है, चलना चलना शेष रह जाता है, तो आप आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? वही जो भूमिका है, जैसे विषय प्रवेश कैसे करना है, हमें शुरुआत कैसे करनी है विषय की, फिर विषय को हमें उप विषयों में बांटना है, जैसा आपने विषय वस्तु में देखा है अभी थोड़ी देर पहले। फिर हमें तथ्य तर्क का संयोजन करना है, फैक्ट देने हैं, हर बात फैक्चुअल होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए। निबंध में हवाई बातें नहीं चलती हैं, निबंध में आप काल्पनिक बातें नहीं रख सकते हैं, प्रामाणिक बातें रखनी पड़ेंगी, तथ्यात्मक बातें रखनी पड़ेंगी। और फिर उन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उसी विस्तार कहते हैं उसे, अलग अलग पैराग्राफ में, अलग अलग अनुच्छेद में, और फिर क्रम से विकास करते हुए आगे बढ़ाएंगे निबंध को। तो क्या ध्यान रखना है कि विषय के बारे में पहले ध्यान रखना है, फिर रूपरेखा तय कर लें मन मस्तिष्क में कि हमें शुरू ऐसे करना है, फिर ये चीज़ें इसमें जोड़नी है, फिर इसकी ऐसी व्याख्या करनी है, और फिर धीरे से आगे बढ़ते चले जाना है। पहले ये रखना है पहले पैराग्राफ में, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, और इस तरह से इनके बारे में चर्चा करनी है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने मस्तिष्क में एक खाका तैयार कर लें, रूपरेखा तैयार कर लें। और उसके बाद फिर आता है उपसंहार, आ जाता है। तो जैसा कि पहले ही बतलाया गया कि उपसंहार में तथ्य या पूर्व लिखित विषय को न दोहराया जाए, फिर से उन्हीं बातों को न दोहराया जाए, न गणना की जाए, न सूची तैयार की जाए। बहुत से छात्र क्या करते हैं, सूची प्रस्तुत कर देते हैं कि मैंने पहले पैराग्राफ में ये लिखा, दूसरे में ये लिखा। गलत है तरीका ये। हमने अमुक चीज़ें लिख दी हैं। क्या करना है आपको उपसंहार में? पूरे निबंध के बारे में जो अब तक आपने चर्चा की है उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकला, क्या समाधान प्रस्तुत किया आपने, क्या स्थापना या सिद्धांत प्रस्तुत किया है, आपने कैसे सुझाव दिया है, वो आखिरी उपसंहार वाले पैराग्राफ में होना चाहिए। पहले लिखी हुई बातें नहीं होनी चाहिए।
तो ये निबंध में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद भाषा के बारे में ध्यान रखिए कि निबंध लिखते समय भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। विषय के अगर आप इतिहास के किसी विषय पर लिख रहे हैं तो उस समय जो जैसी भाषा का इस्तेमाल होता था, जिस प्रकार के पदों का शब्दों का इस्तेमाल होता था, उनका वहाँ प्रयोग होना चाहिए। आधुनिक युग के किसी विषय पर लिख रहे हैं तो आधुनिक युग की जो शब्दावली है उसका उपयोग होना चाहिए। मध्यकाल के किसी सुल्तान नवाब के किसी विषय पर आप निबंध में कुछ चर्चा कर रहे हैं तो मध्यकालीन जो भाषा है, अरबी फारसी के शब्द भी आने चाहिए। विषय के अनुरूप होना चाहिए, मुहावरेदार होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, उसमें वर्तनी की त्रुटियां ना हो। छात्रों, आजकल सुलेख का अभ्यास बहुत कम किया जाता है, परिणाम स्वरूप लिखावट अस्वच्छ होती है, उतनी साफ सुथरी नहीं होती और गलतियां भी बहुत होती हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम गलतियां कम से कम करें। और एक बात और ध्यान रखना है कि भाषा लिखते समय आवश्यकता अनुरूप उद्धरणों का भी प्रयोग करना चाहिए। उद्धरण मतलब कोटेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन कोटेशन जबरदस्ती ठूंस कर नहीं भरे जाने चाहिए। जहां आवश्यकता हो और आपकी बात को उससे समर्थन मिलता हो, आप अपनी बात को और अच्छे ढंग से रख सकते हो, वहां उस उद्धरण का उपयोग करना चाहिए। शैली हर व्यक्ति की अपनी अलग होती है लिखने की। मुहावरे अलग वो प्रयोग करता है, कहने का ढंग अलग होता है। तो शैलियाँ तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें प्रभाव थोड़ा दिखाई पड़े। और दो प्रकार की शैलियाँ देखने को अक्सर मिलती हैं। एक है जिसमें पहले वाक्य में या पहले पैराग्राफ में ही निष्कर्ष दे दिया जाता है, कोई स्थापना, कोई सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसे कक्षा 12 में एक निबंध है राष्ट्र का स्वरूप। उसमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पहला ही सेंटेंस ये लिखा है कि भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इनसे मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। अब ये निष्कर्षात्मक वाक्य है। इससे पहले ही वाक्य में उन्होंने बतला दिया राष्ट्र का स्वरूप क्या है, राष्ट्र किसे कहते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने क्रम से भूमि, जन और संस्कृति, इन तीनों अंशों को लिया और फिर इनका विस्तार से विश्लेषण किया, उनके बारे में चर्चा की, बतलाया कि भूमि क्या है, जन क्या है, संस्कृति क्या है और फिर इनके कैसे मिलने से राष्ट्र बनता है। लेकिन उन्होंने आरंभ किससे किया? राष्ट्र के स्वरूप की परिभाषा देते हुए ये निष्कर्ष दे दिया उन्होंने। तो निबंध लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप पहले ही निष्कर्ष दे दें और फिर उसको व्याख्यायित करें, विश्लेषित करें। और दूसरा तरीका ये है कि आप पहले विश्लेषित करें और फिर अंत में निष्कर्ष दें। निंदा रस इसका उदाहरण हो सकता है। एक भावात्मक निबंध है। पहले उन्होंने तमाम उदाहरण दिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति आया, उसने मुझे अपने गले से लगा लिया, फिर उसने दूसरे की बुराई शुरू की, फिर दूसरा उदाहरण दिया, तीसरा उदाहरण दिया, चौथा उदाहरण दिया और अंत में लेखक निष्कर्ष निकालता है कि निंदा जो है वो मनुष्य की एक ऐसी प्रवृत्ति है कि वो उससे ग्रस्त रहता है और कारण भी बताया कि क्यों होता है ऐसा और कैसे उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन ये निष्कर्ष, ये बातें कब बताई? आगे चल करके बतलाया, आखिर में बतलाया। पहले उन्होंने तमाम प्रकार के उदाहरण दिए, उसे व्याख्यायित किया, उसे बतलाया कि किस प्रकार से निंदा होती है और समाज में किस तरह से देखने को मिलती है। तो ये दोनों शैलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन निबंध की कोई ऐसी निर्धारित शैली नहीं है कि आपको इसी प्रकार से लिखना है। उसमें स्वतंत्रता है, व्यक्ति अपने मिजाज, अपने भाव, अपने शिक्षा, अपने संस्कार, अपनी क्षमता के अनुसार वो किसी भी प्रकार से शुरू कर सकता है और किसी भी प्रकार से उसका अंत कर सकता है। लेकिन उसमें एक तारतम्यता, बिखराव नहीं होना चाहिए, उसमें एक तारतम्यता होनी चाहिए, उसमें एक सूत्रता होनी चाहिए। निबंध जो है वो पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक बंधा बंधाया होना चाहिए। और फिर आखिर में हम चर्चा करते हैं निबंध के संदर्भ में रूप आकार कैसा हो निबंध का। तो वो तो बतलाया ही जा चुका है कि पहले भूमिका होनी चाहिए, विषय वस्तु,
फिर उसके बाद विषय का विस्तार, फिर उपसंहार। लेकिन यहाँ रूपाकार का मतलब है कि वो कितना बड़ा और कितना छोटा हो, उसका आरंभ कैसे हो, उसका मध्य कैसा हो, उसका अंत कैसा हो। कभी कभी आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इतने शब्दों में ही निबंध लिखें, 300 शब्द, 500 शब्द, 1000 शब्द। अब आपने क्या किया, निबंध तो आपने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन वो पता चला कि वो 2000 शब्द का हो गया। तो ये नियोजन भी, ये प्लानिंग भी ठीक नहीं हुई। आपको निबंध लिखते समय एक योजना तैयार कर लेनी चाहिए, रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि मुझे इतने तथ्य रखने हैं, इतने उदाहरण रखने हैं, इस प्रकार से बात रखनी है, और फिर इतने ही शब्दों में इसे समेट देना है। किसी विषय पर आप पूरी पुस्तक लिख सकते हैं और किसी विषय पर आप केवल 4 पन्ने लिख सकते हैं। ये आपके संयोजन पर निर्भर करता है कि आप उसको किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अनावश्यक बात भी ना आए और कोई ऐसी आवश्यक बात छूटे भी ना, और शब्द सीमा के अंतर्गत ही हम उस निबंध को समाप्त कर दें। तो इस प्रकार से निबंध लिखा जा सकता है। और ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर हम इन प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा निबंध कहीं अधिक व्यवस्थित हो सकता है और वो कहीं अधिक प्रभावशाली भी हो सकता है। निबंध का जो मूल्यांकन होता है, ये वैसे तो शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन छात्र भी इसे जान लें कि आपके निबंध का जो मूल्यांकन होता है वो मूल रूप से इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, इन मानकों को, इन पैमानों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि आपने प्रस्तावना कैसे शुरू की, आपने निबंध की शुरुआत कैसे की, उसका प्रभावशाली है कि नहीं है। एक विषय के अनेक पहलू हो सकते हैं, तो आपने किस दृष्टिकोण से शुरुआत किया, किस पक्ष से उसको शुरू किया, और इसका लगभग 10% नंबर जो है, अंक जो है, वो आपको मिल सकते हैं। यही कोई निश्चित मानक नहीं है, किसी ऐसे ही मूल्यांकन होता है, लेकिन ये एक मोटा मोटा खाका तैयार हो सकता है कि हम निबंध को इस रूप में जांच सकते हैं कि वो कैसा है। फिर देखते हैं कि संरचना और प्रवाह कैसा है। संरचना, निबंध का स्ट्रक्चर कैसे किया आपने, पहले क्या रखा, फिर क्या रखा, क्रम कैसा है, और वो ठीक से आगे बढ़ा है कि नहीं, पहले पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ का ताल्लुक, संबंध है या नहीं है। पता चला पहले पैराग्राफ में आप जो बात कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में कही गई बात का उससे दोनों को कोई संबंध ही नहीं रह गया, या एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, तो प्रवाह नहीं होगा उसमें। प्रवाह होने का मतलब रोचकता होनी चाहिए पढ़ने में उसमें। व्याकरण, वर्तनी, स्पष्टता और अभिव्यक्ति की शैली, जो व्याकरण है वो व्याकरणिक भाषा लिखनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जिसे वर्तनी की शुद्धता, स्पष्टता होनी चाहिए। एक बात को आपने कहा, आपके सेंटेंस, वाक्य जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए। एक बात कही, वाक्य पूरा, दूसरी कही, वाक्य पूरा। ये नहीं कि उलझा दें आप उसको, उलझा देंगे तो समझ में नहीं आएगी, बात नहीं आएगी तो खींच पैदा होगी, अंक आपको ठीक से नहीं मिलेंगे। अभिव्यक्ति, जो बात का, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, कहना, प्रकट करना। तो जो प्रकट कर रहे हैं उसकी शैली ऐसी होनी चाहिए कि बात साफ ढंग से होती चली जाए। रचनात्मकता और मौलिकता कितनी है, नई बात क्या प्रस्तुत कर रहे हैं आप, जो तथ्य पहले से उपलब्ध हैं उनको नए ढंग से आप प्रस्तुत कर रहे हैं क्या, या नए ढंग से कह रहे हैं क्या, उद्धरण कैसे ले आए हैं और उनका सही उपयोग किया है क्या आपने, उद्धरणों का, कोटेशंस का, कि यूं ही दिखाने के लिए केवल कोटेशन भरते जा रहे हैं आप। नए विचार प्रस्तुत किए हैं क्या, नई शैली में अपनी बात कही है क्या। इन सारी बातों से भी आपके अंक निर्धारित होते हैं। प्रासंगिकता, जो निबंध आपने लिखा उसे आज के समय और समाज से कैसे जोड़ा, आज वो कैसे उपयोगी है और है भी कि नहीं है। तो ये सारी बातें भी आपके अंकों के विभाजन में आती हैं और अंक देते समय परीक्षक इन बातों का ध्यान रखता है। शोध गहन, चलिए कक्षा 11 और 12 में है तो आपसे बहुत गंभीर गहन शोध की अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन इतना तो ज़रूर ही उम्मीद रहती है, अपेक्षा रहती है कि कक्षा 11 और 12 के जो छात्र हैं वे अपने आसपास के परिवेश से, पहले पढ़े गए विषय से, साथ ही साथ जो
वर्तमान में घटनाएं चल रही हैं उनसे, भाषा से अच्छी तरह से परिचित होंगे और उस पर वो ध्यान दे रहे होंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसे निबंध में उन्होंने प्रयोग में भी लाए होंगे। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। और उपसंहार कैसा है, प्रभावी है कि नहीं, ठीक से समेटा है कि नहीं, कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि नहीं, निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि नहीं, सारे निबंध का निचोड़ प्रस्तुत किया है कि नहीं। तो ये सारी बातें निबंध के अंतर्गत आती हैं। प्रायः निबंध लिखने में हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। और एक बात और अच्छी तरह से याद रखिए प्रिय छात्रों, निबंध कोई बने बनाए सिद्धांत या फॉर्मूले से बहुत अच्छा निबंध लिखना इतना आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह की कला और साधना है। आपने बचपन से लेकर के और युवा अवस्था तक, वृद्धावस्था तक, जो बूढ़े हो जाते हैं वृद्धावस्था तक, जो कुछ भी देखा, सुना, समझा होता है वो सब निबंध की सामग्री है और वो सब निबंध में काम आता है। हो सकता है आपने बचपन में कोई कविता पढ़ी हो और 12वीं में आप निबंध लिख रहे हैं तो उस कविता की कोई पंक्ति आपके काम की हो और आप उसका उद्धरण दे रहे हो। तो इसका दायरा असीमित है। आपके अनुभव की जैसे कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें अनुभव ले इस संसार में, वैसे ही निबंध का दायरा भी असीमित है। तो हमें लगातार सचेत होकर के ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, अनुभव प्राप्त करते रहना चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति जगाए रखनी चाहिए। उसी के आधार पर हम प्रभावशाली निबंध लिख पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये निबंध लिखने की मैंने एक